हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथ स्टेशन चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो नवोदय क्लास एग्ज़ाम एंट्रेंस है 6th क्लास का। उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, हर बार जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उसी तरीके से हम आज 5 टाइप के क्वेश्चन इस क्लास में शेयर करेंगे। और ये 5 के 5 टाइप के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम एंट्रेंस में पूछे जाते हैं जो कक्षा 6 का है। हर सेट में आप उठाकर देख सकते हो, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, 21 का, 20 का, 19, 18, सभी में इस तरीके का सवाल मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको इस तरीके के सवाल को एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाना है। 100% श्योर है कि इस तरीके का सवाल आएगा ही आएगा। और मैंने 5 तरह के क्वेश्चन रखे हैं इस वीडियो में, तो आपको इन्हीं 5 तरह के क्वेश्चनों को पढ़ना है, क्योंकि ये आएंगे। बस अगर थोड़ा बहुत फ़र्क हुआ तो फ़र्क इतना होगा कि इनकी नंबरिंग बदल दी जाएगी, बाकी क्वेश्चन में कोई भी फेरबदल नहीं होगा। तो आपको इन्हें सही तरीके से पढ़ना है और आपको अपनी तैयारी मजबूत करनी है। बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि इस तरीके की जो भी क्लास की वीडियो अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से आपको इसे हल करना है। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है 12 मीटर गुना 10 मीटर माप के एक होल के फर्श को ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर के कितने आयताकार स्लैब की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हल करना है वो मैं आपको बता दूं। इसका बेहद ही आसान तरीका है। जब भी आपसे आयताकार स्लैब या ईंट या पत्थर के बारे में पूछे तो आपको करना क्या है कि जो बड़े कमरे की माप दी हुई है, जैसे 12 गुना 10 मीटर के होल की माप दी हुई है और फिर एक ईंट की माप दी हुई है। चलिए मैं पहले से थोड़ा बना के बता देता हूँ आपको। मान लेते हैं ये एक आयताकार होल है और इसमें स्लैब इस तरीके से लगे हुए हैं। अब ये स्लैब छोटे छोटे हैं और स्लैब से हमें इसे ढकना है और इसकी माप भी दी हुई है। जो पूरा बड़ा आयताकार होल है तो इसकी माप, एक तो हम बात करें, ये 12 मीटर हो जाएगी और ये 10 मीटर। ये होल की माप है जो उसकी लंबाई चौड़ाई है। और स्लैब के अंदर भी ऐसे ही 10 गुना 8 सेंटीमीटर की माप के स्लैब लगे हैं। तो आपको इस तरीके के सवालों में करना क्या है, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं है। तो आपको सबसे पहले सॉल्यूशन करके बताते हैं आपको। तो यहाँ पे आप जब हम निकालेंगे आयताकार स्लैब की संख्या, तो आयताकार स्लैब की संख्या निकालने के लिए हमें आयताकार स्लैब की संख्या, तो इसे निकालने के लिए आपको करना क्या है, जो होल का पूरा क्षेत्रफल है, जो होल हो, कमरा हो या लेंटर या फर्श, इस तरीके के सवाल हो, तो उस बड़े क्षेत्रफल को, चाहे होल का हो किसी भी चीज़ का हो, हम ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पे होल का क्षेत्रफल ऊपर रख दिया बटे स्लैब, पत्थर, ईंट, इस तरीके के क्षेत्रफल को हम नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे स्लैब का क्षेत्रफल नीचे रख दिया। बस आपको यही करना है और इसी से आपको स्लैब की संख्या मिल जाएगी। अब होल का क्षेत्रफल ये आयताकार है तो लंबाई गुना चौड़ाई माप करके पहले ही दी हुई है। तो आपको आयताकार जो आकृति है उसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो यहाँ पे पहले से ही दी हुई है। होल का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई मतलब 12 गुना 10 बटे स्लैब का क्षेत्रफल 10 गुना 8। अब आपको एक बात ज़रूरी, जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वो याद रखनी है कि ये जो माप है होल की और ईंट की, इनकी यूनिट बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब, अगर होल की माप मीटर मीटर में है तो स्लैब या ईंट की माप भी मीटर मीटर में होनी चाहिए या सेंटीमीटर में होनी चाहिए। दोनों के दोनों ही सेंटीमीटर या मीटर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये 12 मीटर गुना 10 मीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर है। तो चलिए हम 12 मीटर और 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपको पता है। तो 12 मीटर में 12 की गुना करनी पड़ेगी। तो हम 12 के लिए 12 सेंटीमीटर बदलने के लिए गुना करेंगे 100 से। तो 100 से गुना कर ली। फिर 10 मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो यहाँ भी इसके लिए 100 से गुना करनी पड़ेगी। इस वजह से हम 2 बार 100 से गुना करेंगे। अब इसे हल कर लेंगे, सिंपल है। तो इस 0 से हम इस 100 की 0 काटते हैं। 4 से 4 तिया 12, 4 दूनी 8। इस 2 से हम 100 को 50 बार काटते हैं और इस तरीके से हम गुना कर लेंगे। 3 पंजे 15 और ये 100 की 2 जीरो और एक 50 की 0, तो यहाँ से 1500 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1500 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप
इस तरीके के सवाल को हल कर सकते हैं। इस तरीके का एक सवाल पक्का आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो इस तरीके के सवाल को आप अच्छे से कर लें। एक बार फिर समझ लेते हैं। जो भी आयताकार स्लैब दिया हुआ है और जो होल की माप दी हुई है, उसकी संख्या निकालने के लिए आपको होल का क्षेत्रफल बटे स्लैब ईंट पत्थर का क्षेत्रफल बटे में रखना पड़ेगा। या आप ऐसा समझ सकते हैं, जो बड़ा जिसके अंदर हमें ईंट स्लैब लगानी है उसका क्षेत्रफल ऊपर और स्लैब का क्षेत्रफल नीचे। उसके बाद सिंपली कैलकुलेशन करनी है। मेन बात यहाँ पे ये है कि आप मीटर और सेंटीमीटर को एक यूनिट में, तो आप बोर्ड मास को भी वहाँ से देख लें। तो यहाँ पे सवाल 3/8 भाग 5/3 माइनस 1/6 प्लस 5/8 का मान बताना है। तो इस तरीके के सवाल को कैसे करना है वो देखते हैं। तो बोर्ड मास मतलब सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे इसमें, वो आप बोर्ड मास में देख सकते हैं। भाग, तो ब्रैकेट यहाँ पे है 5/3, यहाँ से हमने एलसीएम लिया 6 आया, 3 से 6 को भाग देंगे, 2 बार कटेगा, 2 की गुना अंश में करेंगे तो 5 दूनी 10, माइनस 6 से एक बार ही कटेगा तो 6 1 ऐसे ही आ जाएगा, फिर प्लस 5/8 ऐसे ही लिख देंगे। एक एक स्टेप को हल करेंगे जिससे गड़बड़ ना हो। 3/8 भाग 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, तो 9/6 हो जाएगा, प्लस 5/8। अब आपको करना क्या है, ये जो भाग का निशान है, या तो आप 3/8 के भाग में 9/6 को ले जाए, या 3/8 ऐसे ही रखें और इस भाग का गुना बना दें और अगली वाली संख्या को पलट के लिख दें 6/9। ये जो 9/6 है इसे लिख सकते हैं हम 6/9, ठीक है। या आप इसे भाग में भी ले जा सकते हैं, प्लस 5/8। अब 3 तिया 9 और 3 से ये कट जाएगा, 2 से 2 तिया 6 और 2 चौक 8। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ बचा 3/4 तिया 12 प्लस 5/8। अब यहाँ से भी आपको करना क्या है, 12 और 8 का एलसीएम लेना है। तो 12 और 8 का एलसीएम आएगा 24। तो यहाँ से 12 दूनी 24, 2 की गुना पर करेंगे 2 तिया 6 प्लस 8 तिया 24 और 3 पंजे 15। तो 6 और 15 21 हो जाएंगे बटे 24। अगर ये आप किसी से कटता है तो काट देंगे, वरना यहीं पे आपका आंसर हो जाता है। तो 3 7 21, 3 8 24, 7/8 ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि इस तरह के सवाल कैसे होंगे। बोर्ड मास की ज़रूरत पड़ेगी, एलसीएम तो आपको आता ही होगा क्योंकि आप अब 6th क्लास का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए अब छोटी बात हो जाती है। तो आपको बोर्ड मास सीखना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 साधारण ब्याज वाले चैप्टर का है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, तो आप इसे भी ध्यान से देखें। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या है। कितने समय में 1200 रुपये 1800 रुपये हो जाएंगे यदि साधारण ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष हो। तो यहाँ पे इस तरह के सवालों में जो हमें दिया हुआ है सिंपली उसे लिखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है मूलधन, जो हमारा पहला अमाउंट होता है, पहला जो धन होता है मूलधन, और बाद में जो जुड़ के ब्याज सहित आता है उसे कहते हैं मिश्र धन। तो 1200 रुपये चूँकि हमने शुरू में ही दिए हैं किसी को तो वो मूलधन हुआ, और उसके बाद ब्याज सहित जुड़ने के बाद जो मिला वो मिश्र धन हुआ। तो मूलधन आपका 1200 है और यहाँ पे मिश्र धन दिया हुआ है 1800 रुपये। अब आप मूलधन को P लिख सकते हैं, प्रिंसिपल, और मिश्र धन को अमाउंट लिख सकते हैं। अब ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से दिया हुआ पहले ये चीज़ दी हुई है, उसके बाद हमें दर दी हुई है। दर को हम रेट कहते हैं, तो R से प्रदर्शित करेंगे, 5% दी हुई है प्रतिवर्ष। उसके बाद हमें निकालना क्या है, समय निकालना है। तो हम यहाँ पे समय भी लिख देंगे, समय को T से प्रेजेंट करते हैं, तो T हमें निकालना है। तो हमने यहाँ पे क्या कहे निशान लगा दिया। अब आपको एक फॉर्मूला सभी को आता होगा, ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो उसी से हम इसे हल करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाए, चूँकि ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। अब यहाँ से हमारे पास ब्याज नहीं है तो हम ब्याज को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ब्याज निकाल लेंगे, या आप पहले ही लाइन में ब्याज निकाल सकते थे। अगर आप भूल भी जाते हैं तो सवाल को साइड में ब्याज निकाल लेंगे, या यहीं पे इसे छोड़ के ब्याज पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम ब्याज निकालते हैं। ब्याज जो होता है, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ पे मिश्रधन भी हमारे पास, मूलधन भी है, तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे। तो मिश्रधन को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ क्योंकि जगह थोड़ी कम है। मिश्रधन माइनस मूलधन, तो मिश्रधन 1800 माइनस मूलधन 1200, तो ब्याज आ जाएगा आपका 600 रुपये। ठीक है। अब ब्याज को यहाँ पे रख देंगे और यहाँ से ब्याज पता चलेगा हमें, मूलधन पता है, दर पता है, समय पता चल जाएगी। तो ब्याज हमारा 600, मूलधन आपका 1200 रुपये, दर आपकी 5% और समय हमें निकालना है। तो समय को T लिख दिया बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी,
उसके बाद 600 ऐसे ही है, 12 पंजे 60 गुना टी। अब टी का मान निकालना तो हम इसे पलट कर लिख लेंगे, 60t बराबर 600। टी बराबर यहाँ से 60 को मल्टीप्लाई से उधर डिवाइड में करेंगे, 600 बटे 60, 0 से 0 काट दी और 6 दाई 60, तो टी बराबर 10 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ब्याज के सवाल को इस तरीके से मतलब हल कर सकते हैं और आपको सही तरीके से पढ़ना है, ब्याज का सवाल पक्का आएगा। ये जितने भी सवाल हैं किसी न किसी वर्ष में आए हुए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से कर ले। इस टाइप के सवाल 100% आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि इस तरह के सवाल नहीं आएंगे, आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आप अपने इन सवालों को अच्छे से कर ले, इस टाइप के ज़रूर सवाल आएंगे। हो सकता है इन्हीं में से कोई सा आ जाए, क्योंकि ये भी पिछले वर्षों में आए हुए हैं, तो अक्सर पिछले वर्षों के सवाल रिपीट हो जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो यहाँ से हम 4.5 घंटे यात्रा करने के पश्चात अपने गंतव्य स्थान पर 2:45 बजे पहुँचे। हमने यात्रा कब शुरू की? इस तरीके के सवालों को हल करने के लिए कैसे करेंगे, तो इसका मैं सॉल्यूशन करके बता देता हूँ आपको। मैं एक आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि आप कहीं पर भी जा रहे हैं, मान लिया आप अपने स्थान से अपने स्कूल में जा रहे हैं और वहाँ की जो आप वहाँ सुबह के चलिए पहले मैं लिख लेता हूँ क्या दिया हुआ है। समय बराबर 2:45 बाद में पहुँचे। यहाँ पे यात्री लिखा गया, तो यात्रा का समय जिस टाइम हमने मतलब जितना हमने समय लिया, तो यात्रा का समय इतना है 4.5 घंटे। तो 4.5 घंटे को लिख सकते हैं हम 4 घंटे 30 मिनट। ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको। तो चलिए मान लेते हैं कि आप का जो स्कूल है, आप स्कूल अपने 7 बजे पहुँचे कहीं पर भी, और वहाँ पर 7 बजे पहुँचने के बाद आपने कहा कि यहाँ तक चलकर मैं 2 घंटे में आया हूँ। स्कूल 7 बजे पहुँचे और कहा कि चलकर मैं 2 घंटे में आया हूँ। तो आपसे पूछा जाए कि यात्रा कब शुरू की, तो जाहिर सी बात है जिस टाइम आप पहुँचे उस टाइम में से आपको जितना समय लगा वो घटाना होगा। कहने का मतलब आप अपने गंतव्य स्थान पर जिस समय पहुँचे उसमें से आपको जितने घंटे लगे वो घटाने होते हैं। तो आप इसी तरीके से इस सवाल को हल करेंगे। जिस समय आप पहुँचे उसमें से जितना आपको घंटे लगे वो घटाने पड़ेंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 2:45 लिखा हुआ है, तो इसमें से हम 4 घंटे 30 मिनट को नहीं घटा सकते। तो सबसे पहले हम 2:45 को सही तरीके से लिखेंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2:45। तो 2:45 को आप ऐसे समझ सकते हैं 12 के बाद 1 बजता है तो 13 मान लेते हैं, और 13 के बाद 1 के बाद 2 बजता है तो उसे 14 मान सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो इसे हम पीएम में याद रखना है, तो 14:45 लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ से हमें घटाना है 4:30। तो यहाँ से 5 और 1 बचेगा, 14 में से 4 जाएंगे 10 बचेंगे, तो 10:15 आ जाएगा। और ये 2 बजे या 2:45 पीएम था, तो अब ये एएम बन जाएगा। इस बात का खास कर ध्यान रखना है, क्या पीएम है क्या एएम है। इससे भी आपको दोनों ऑप्शन मिल सकते हैं, तो यहाँ से आप गलत कर सकते हो सवाल को। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। 2:45 है यहाँ पे। इस बात को हम 2:45 को नहीं घटा सकते, तो हमने 14:45 लिखा और उसके बाद हमने इसे घटा लिया। तो आप इस तरीके से इस सवाल को हल कर सकते हैं। इस तरीके का सवाल अक्सर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से हमने 2:45 को 14:45 लिखा और उसमें से 4:30 घटा दिया। ये 10:15 आ गया, 15 मिनट एएम के हैं। इस तरीके से आप हल कर सकते हो। क्वेश्चन हमारा इस तरह का है, यहाँ पे लिखा हुआ है x/25 बराबर 196/x। तो x का मान बताना है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, बेहद छोटा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। यहीं से क्वेश्चन ये समझे उतरा हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ से शुरू करने के लिए इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि इसकी गुना इधर और इसकी गुना इधर। इसे हम कैंची गुना भी बोलते हैं। तो जब x की x में गुना होगी तो ये बनेगा x गुना x, और जब 196 की गुना 25 में होगी तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। इसके 4 ऑप्शन दिए भी हुए हैं, तो यहाँ से कोई सा एक ऑप्शन आपको चूज करना है। x की x में जब गुना होगी तो ये बनेगा x की घात 2 बराबर, इसको अभी बच्चों ऐसे रहने दे, क्योंकि अगर आप इसको हल करते हैं तो बाद में टिपिकल ही होगा। तो आप इसे फिलहाल ऐसे ही रहने दे, क्योंकि इसे हल करने बिना ही मतलब इसकी गुना करे बिना ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें x का मान निकालना है, तो x की घात 2, जब घात 2 को उधर ले जाएंगे तो घात पलटती है। पलटने का मतलब 1/2 हो जाएगी, और 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल, अर्थात इसका मतलब है 196 गुना
25। ठीक है बच्चों, बात समझे। कहने का मतलब ये है कि अगर x की घात 2 इधर है तो अगर उधर जाएगी तो यहाँ पे चढ़ेगी घात 1/2। मतलब अगर 1/2 घात किसी की भी होगी, किसी की भी 1/2 घात होती तो उसका मतलब माना जाता है वर्गमूल। अब आप देखोगे कि 196 का वर्गमूल होता है 14 और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो 14 पंजे 70, 70 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से पहले क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जाहिर आप इसे समझ गए होंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई की है, इसकी इधर और इसकी उधर। यहाँ से x की गुना करके x² बना और x² जब दूसरी साइड जाएगा तो वो रूट में बदल जाएगा। और 196 का वर्गमूल होता है 14 और 25 का वर्गमूल होता है 5। 14 पंजे 70। तो यहाँ से आपका ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है, वार्षिक दर होगी। वार्षिक दर बतानी है। तो बच्चों ऐसे इस क्वेश्चन को आपको बड़े ही ध्यान से समझना होगा। इसमें हमें वार्षिक दर बतानी है। तो जो चीज दी हुई है सबसे पहले मैं सवाल में वो लिख लेनी चाहिए। उससे क्या होता है कि सवाल आसान हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखा जाए तो एक धनराशि 16 वर्षों में साधारण ब्याज से दोगुनी हो जाती है। मतलब अगर मूलधन हमारे पास 100 रुपए है तो वो 200 हो जाएगा। और अगर मूलधन को P मान ले तो 2P हो जाएगा और X मान ले तो 2X हो जाएगा। आप 100 से मान कर सकते हैं, P मान के कर सकते हैं और X मान के भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास T मतलब समय 16 वर्ष दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे टाइम लिख लिया। और मैं बात करूं अगर मैं मान लूं कि माना मूलधन को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। P बराबर मैंने मान लिया X है। तो यहाँ पे सवाल में कह रहा है कि ब्याज से दुगनी हो जाती है। मतलब मिश्रधन कितना हो जाएगा, इसलिए मिश्रधन मूलधन और ब्याज को मिला के बनता है मिश्रधन। तो मिश्रधन आपका दुगना हो जाएगा। मतलब जितना आपका P था X उसका भी दुगना, तो 2X हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं ब्याज की बात करूं, इसलिए ब्याज कितना आ जाएगा आपका, यहां से ब्याज जो होता है मिश्रधन को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर चाहो तो A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ब्याज जो होता है A माइनस P होता है। तो A यहाँ पे 2X है और अगर इसमें से X जाएगा तो ये बचेगा आपका X। ठीक है बच्चों, इसे आप X रुपए भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, इसे आप X रुपए भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे रुपए का साइन लगा सकता हूं मैं, रुपए और ये भी क्या बचा, रुपए। आपको यहाँ से निकालना है दर। तो दर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दर का फॉर्मूला जो है, दर को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और दर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT गुना PRT बटे 100। तो यहाँ से दर का मान जो हम निकाल लेंगे तो दर बराबर जो R होती है हमारे पास, R का फॉर्मूला होता है SI गुना 100 बटे P गुना T। ये R जो है दर को रिप्रेजेंट करता है, SI ब्याज को और P मूलधन को, T समय को। तो यहाँ से हम इसी तरीके से कर लेंगे। SI हमारे पास X है, 100 का मान इस तरीके से ही रखेंगे और P का मान हमारे पास यहाँ X है और T का मान है हमारे पास 16। तो X से X कटेगा तो आएगा 100 बटे 16। तो आप इसे इस तरीके से हल कर लेंगे। अब हमें करना क्या है, इसे 16 को भाग देना है, 16 से 100 को भाग देना है। तो आप 16 से 100 को भाग दीजिए। जब 16 से 100 को भाग देंगे तो 16 छिक्का 96 बनेंगे, बचेंगे 4 बटे 16। आप चाहो तो इसे भी हल कर सकते हो। ये 4 से 16 बार कटेगा तो ये बनेगा 6 सहित 1 बटे, आप यहाँ पे देख सकते हो 6 सहित 1 बटे 4% आपकी दर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। उम्मीद आप समझ गए होंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी पिछली क्लास के बारे में। जैसे हमने बताया था कि अब हम आपके लिए पेपर तक डेली लेकर आएंगे 5 क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं और ये क्वेश्चन जो है पेपर में आए हुए भी हैं। तो उसी सीरीज को आगे जारी रखते हुए आज मैं फिर से हाजिर हूँ 5 क्वेश्चन ऐसे लेकर जो पेपर में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन पेपर में। इससे पहले हम अपनी एक क्लास कर चुके हैं और आज हम इसी क्लास का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद ही आपको आने वाली क्लास की अपडेट मिलेगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको आने वाली अपडेट नहीं मिलेगी, क्योंकि हम पेपर तक ही लगातार आपको 5 ऐसे क्वेश्चन मैथ के डेली प्रोवाइड कराएंगे जो आपको आपके एग्जाम की मतलब दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ है, एक वस्तु को रुपए 7500 में खरीदा जाता है और रुपए 8400 में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है बच्चों,
तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे सीपी दिया हुआ है। सीपी की बात करते हैं। सीपी को हिंदी में कहते हैं बच्चों क्रय मूल्य। सीपी होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब खरीदना। तो क्रय मूल्य हमारे पास है इसमें 7500 रुपये। ठीक है बच्चों। और यहीं पे मैं अगर बात करूं तो जो बेचना होता है उसे लिखते हैं हम एसपी। एसपी मतलब विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे हम एसपी कितना हो जाएगा हमारा, एसपी दिया हुआ है 8400 रुपये। ठीक है बच्चों। अब आप एक बात बताइए, अगर आपने कोई वस्तु 7500 रुपये में खरीदी, 8400 रुपये में बेच दी, तो आपका लाभ कितना हुआ। यहां से हम अगर लाभ की बात करें तो लाभ जो होता है, लाभ एसपी में से सीपी घटाने के बाद आ जाता है, मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य। इसे ऐसे भी कह सकते हैं जितने में बेची और जितने में खरीदी, अगर बेचने वाले में से खरीदने वाला घटाए तो आपके पास लाभ आ जाएगा। एसपी आपका 8400 रुपये है और सीपी जो है आपका 7500 रुपये है। तो यहां से अगर हम इसे घटाते हैं, 0 में से 0 जाएगी 0, 0 में से 0, यहाँ 4 में से 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ से आता है 14, 14 में से 5 गए, ये आपका 900 रुपये आ जाएगा। तो 900 रुपये आपको यहाँ पे लाभ हुआ। और अब हमें अगर लाभ प्रतिशत निकालना है, क्योंकि ये तो लाभ है वो भी 900 रुपये, लेकिन हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत और उत्तर भी प्रतिशत में दे गए हैं। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला अगर बात करें, या सीधा सीधा मैं आपको बताऊं लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिखते हैं लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हिंदी में सीपी कहते हैं। तो आप चाहे तो हिंदी लिख ले, चाहे तो सीपी लिख ले। और प्रतिशत लाने के लिए 100 से हमें गुना करनी पड़ेगी। लाभ की जगह लाभ रखें, सीपी की जगह सीपी रखें। 7500 रुपये यहाँ पे दिया हुआ है और प्रतिशत के लिए 100 से गुना की हुई है। इन 2 जीरो से इसकी ये 2 जीरो काट दे। और अब अगर काटना है तो इसे काटें, शायद ये 25 से कट जाए। अगर मैं इसे 25 से काटूंगा तो 25 3 75, लेकिन इसे काटेंगे 25 एकम 25, 25 3 75 हो जाएगा। 75 के बाद यहाँ पर से शायद ये कट जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 25 3 75। और 25 से अगर इसे काटे तो 25 3 75 बचेगा 15 बचेगा ना बच्चों, हाँ 15 और 25 का 150। और 3 से 36 कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आपका 12% आंसर आ जाएगा। 3 से ये 36 कट जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार मैं इसे फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमने कोई वस्तु सीपी मतलब खरीदी 7500 रुपये की, बेच दी 8400 रुपये की, तो हमें लाभ जो हुआ बेचने वाले में से खरीदने वाले घटाया, एसपी माइनस सीपी, तो हमें 900 रुपये का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो लाभ बट्टे सीपी गुना 100 करते हैं। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने का लाभ हुआ वो ऊपर और जिसमें से लाभ हुआ वो नीचे। लाभ हमेशा सीपी पे होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एसपी कभी भी आता नहीं है, लाभ हमेशा सीपी पे होता है और प्रतिशत के लिए 100 से गुना करनी पड़ती है। तो लाभ की जगह लाभ रखा, सीपी की जगह सीपी, और प्रतिशत की 100 की जगह 100 रखा। 0 से 0 काट दी, 25 से काटा 3 बार और 25 से कट गया आपका 36 बार। और 3 36 को 12 बार काट देता है। ठीक है। 12 मीटर गुना 10 मीटर के कक्ष की फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे पट्टियों की हमें संख्या बतानी है। आयताकार पट्टी की जगह आप ये भी समझ सकते थे कि यहाँ पे आयताकार टैल बिछवा लेता तो भी वही बात थी। इस तरीके का सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बच्चों, ये जो सीरीज चल रही है ये आपको तभी मिलेगी डेली जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आप देख सकते हो कि आप जहां पे वीडियो देख रहे हो वहीं पर एक लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा हुआ है। आप उसे क्लिक करोगे तो वो काला हो जाएगा और उसकी साइड में घंटे का बटन है, तो आपको वो भी दबाना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह का सवाल करने के लिए अगर हमें पट्टियों की संख्या निकालनी है तो मैं आपको इसका एक बेहद शॉर्ट और छोटा तरीका बताता हूं। आप डायरेक्ट लिखेंगे पट्टियों की संख्या, शॉर्ट में लिखेंगे आप पट्टियों की संख्या। अब पट्टियों की संख्या निकलेगी कैसे वो मैं आपको बताता हूं। पट्टियों की संख्या निकालने के लिए आपको करना यह है, जो कक्ष या फर्श या लेंटर जो भी दी हुई है, छत हो, आप उसका क्षेत्रफल ऊपर रखेंगे और जो चीज हम उस पर लगा रहे हैं जैसे टैल, पत्थर, ईंट, उसका क्षेत्रफल नीचे रखेंगे। अगर आयतन में दिया हुआ है तो आयतन ऊपर, और जो चीज लगा रहे हैं उसका आयतन नीचे। अगर क्षेत्रफल में है तो जो चीज जिस पर हम लगा रहे हैं वो ऊपर और जिस चीज को लगा रहे हैं वो नीचे। कहने का मतलब अगर कक्ष है तो कक्ष का क्षेत्रफल ऊपर, कक्ष का क्षेत्रफल बटे जो चीज हम लगा रहे हैं उसका क्षेत्रफल नीचे। लगा रहे हैं हम पट्टियां, आयताकार पट्टियां, तो पट्टियों का क्षेत्रफल नीचे। सिर्फ एक पट्टी का क्षेत्रफल रखेंगे तो पट्टी का क्षेत्रफल। कहने का मतलब जहां पे हम लगाते हैं उसका क्षेत्रफल ऊपर और जो हम लगाते हैं उसका क्षेत्रफल नीचे, तो कक्ष का क्षेत्रफल ऊपर रखेंगे और पट्टी का क्षेत्रफल नीचे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है आयताकार पट्टी है और आयताकार ही ये कक्ष है, क्योंकि 12 मीटर और 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये लंबाई, ये चौड़ाई, और ये लंबाई और ये चौड़ाई।
तो कक्ष का क्षेत्रफल होगा आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, ये हमें पहले से करके दिया हुआ है लंबाई गुना चौड़ाई के रूप में, तो हम इसे लिखेंगे 12 गुना 10। उसके बाद पट्टी का क्षेत्रफल 10 गुना 8 दिया हुआ है, तो 10 गुना 8 लिखेंगे। अब आपको जो मेन चीज है यहाँ पे देखनी है, जिसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो ये है कि जो कक्ष की माप है मतलब लंबाई चौड़ाई वो मीटर में है, और जो पट्टी की माप है वो सेंटीमीटर में है। तो या तो आप इसे मीटर में बदले या इसको सेंटीमीटर में बदले। तो हम मीटर को सेंटीमीटर में आसानी से बदल सकते हैं, तो यहाँ पे हम सेंटीमीटर बदलेंगे। 12 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे, 100 से गुना करनी पड़ेगी, और फिर से 10 सेंटीमीटर को बदलेंगे, 10 मीटर को बदलेंगे तो भी 100 से सेंटीमीटर में बदलने के लिए गुना करनी पड़ेगी। मतलब 12 के लिए 100 से गुना और 10 के लिए 100 से गुना, तो यहाँ पे हम 200 से गुना करेंगे। इससे 10 से 10 काट देंगे यहाँ पे, अब इसे 4 से काट लेंगे, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 2 से 100 कट जाएगा 50 बार, बहुत आसान है। तो यहाँ पे काउंट करेंगे 3 पंजे 15 और ये 3 जीरो उसके बाद लगा देंगे, तो 3 पंजे 15 1 2 3, 3 पंजे 15 1 2 3 जीरो थी, 1 2 3 जीरो हमने लगा ली। तो हमारी पट्टियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 1500 आ जाएगी। मैं इसे एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही आसान सवाल है। जिस भी भाग पर हम पट्टिया या कुछ भी चीज लगाते हैं उसका क्षेत्रफल ऊपर, और जो चीज लगाते हैं उसका क्षेत्रफल नीचे, तो इससे हमारी पट्टियों की संख्या निकल जाती है। हमें पट्टियों की संख्या निकालनी थी, तो हमें कक्ष का क्षेत्रफल ऊपर रखना है, पट्टी का क्षेत्रफल नीचे। 12 गुना 10 क्षेत्रफल में ही दिया हुआ है, लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल में ही लिखा हुआ है। ठीक उसी तरीके से 10 गुना 8 मतलब ये भी क्षेत्रफल में लिखा हुआ है, बस फर्क कितना है, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। तो हमें दोनों को एक ही माप में रखना पड़ेगा, या तो सेंटीमीटर में या मीटर में। तो हमने ये 12 को मीटर में बदलने, सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना करी, और 10 को भी हमने 100 से गुना कर दी, तो यहाँ पे मीटर में बदल जाएगा। मैं आपको उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 48 मीटर है। वर्ग की बात की है, परिमाप दिया हुआ है, क्षेत्रफल हमें बताना है। तो हमें क्या बताना है? क्षेत्रफल। अब इस चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी आपको क्षेत्रफल बताना होता है तो क्षेत्रफल बताने का मतलब है कि आपको भुजा की आवश्यकता होगी, और भुजा इसमें दी हुई नहीं है लेकिन परिमाप दिया हुआ है। तो यहाँ से परिमाप हम लिखेंगे, परिमाप से हम भुजा निकाल लेंगे। परिमाप है यहाँ पे 48 मीटर, सवाल वाले ने दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको ध्यान हो वर्ग के बारे में, तो वर्ग का परिमाप होता है 4a, तो हम भी अपना परिमाप 4a लगा देंगे, और यहाँ पे 48 दिया हुआ है। यहाँ से a का मान निकालेंगे, a आएगा 48/4, 4 से इसे काट लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये भुजा 12। यहाँ पे अगर मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर, 12 मीटर आ गई। अब हमें भुजा पता चल गई a, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, और भुजा यहाँ पे हमने a मान ली है, तो a की घात 2, और a का मान है 12, मतलब 12 की घात 2, और 12 की घात 2 आएगा 100। क्षेत्रफल आता है मीटर स्क्वायर में, तो इसे देखिए, इस सवाल को एक बार फिर समझिए। यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 48 मीटर है। तो यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है, भुजा नहीं है, लेकिन जो परिमाप है उसी से हम भुजा निकाल लेंगे। भुजा इस वजह से निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, तो भुजा निकालनी जरूरी है, और भुजा निकले जाएगी हमारी परिमाप से। तो यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है 48 मीटर, ये सवाल वाले ने दिया हुआ है। परिमाप का फॉर्मूला हमें पता है, तो यहाँ पे परिमाप का फॉर्मूला खोल दिया 4a। परिमाप का फॉर्मूला 4a खोलने के बाद हमने देख लिया कि यहाँ से a का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि a वर्ग में है, भुजा काउंट होगी, तो 4 जाएगा भाग में, 4 से काटेंगे तो 12 बार कटेगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है a की घात 2, मतलब भुजा की घात 2, और भुजा हमने यहाँ पे निकाल ली 12 मीटर। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे पूछा है, एक बक्से की प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है, तो इसका आयतन कितना है? एक बक्सा है, आपको पता होना चाहिए कि बक्सा जो होता है या तो घन आकार होता है या घनाभ आकार होता है। घन वैसी आकृति है जिसकी सारी भुजा बराबर होती है, और घनाभ वो होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, जबकि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक ही होती है। तो हम इसकी पहचान हमें खुद करनी पड़ेगी। एक बक्से की प्रत्येक कोर 3 मीटर लंबी है, प्रत्येक कोर का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी सभी की सभी कैसी है? बराबर। तो प्रत्येक कोर को मैं मानता हूं मान लिया a बराबर कितना दिया है यहाँ 3, कोर को मैंने 1 मान लिया, ठीक है। प्रत्येक कोर ऐसे लिख ले चाहे तो, प्रत्येक कोर a बराबर 3 मीटर। प्रत्येक कोर का मतलब जो घन होता है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कितनी है? 3 मीटर। मतलब ये किस आकार का है? घन के आकार का। हम इसका आयतन निकालना है, इसलिए आयतन आपको बच्चों पता होना चाहिए। घन का आयतन जो होता है a की घात 3 होता है, मतलब भुजा की घात 3 या कोर की घात 3। कोर इसमें भुजाई है, कोर का मतलब भुजाई हुए जो कोने से इस तरीके से लिखे हुए दिए हुए होते हैं, कोर मतलब भुजाई। तो उसके बारे में हम यहाँ पे दिया हुआ है 3 मीटर। तो आयतन होता है a की घात 3, मतलब भुजा की घात 3 या कोर कहे कोर की घात 3। a का मान है 3, तो 3 की घात 3 करेंगे, 3 3 9 27,
आयतन हमेशा क्यूब में होता है, ये मीटर है तो मीटर क्यूब में आएगा, और अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। सॉरी, यहाँ पे आपको थोड़ा इश्यू हो सकता है। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप इस तरह के सवाल पर भी ध्यान जरूर रखेंगे। इस क्लास का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 5, चलिए देखते हैं। ये सवाल प्रतिशत का सवाल है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रतिशत में से 1 या 2 सवाल आने के पूरे चांस होते हैं, तो प्रतिशत का सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है। चलिए इसे करते हैं। 300 का 90% प्लस 90 का 30%, इसे हल करेंगे। का मान बताना है, तो 300 आप जानते हैं का मतलब गुना होता है 90%। परसेंट का मतलब अगर परसेंट हटाना हो तो बटे में 100 रखना पड़ता है, प्लस 90 का मतलब गुना 30% है, तो परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 रख देंगे। बहुत ही आसान है। यहाँ पे 2 जीरो से इसकी 2 जीरो काटेंगे और इसकी 2 जीरो से इसकी 2 जीरो काट लेंगे, तो ये गुना में है 9, 90 और 3 तो 9 तिया 27, 270 प्लस का चिन्ह ऐसे ही, और 9 तिया 27, ये भी गुना में है, तो 270 और 27 कितने हो जाएंगे, 297। 7 और 0 7, 2 और 7 9 और 2 का तो ऐसे ही, तो 297 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और ये 5 सवाल पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आप उम्मीद है कि आप इन्हें अच्छे से कर लेंगे, और करने भी चाहिए, क्योंकि पेपर में अगर आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि रीजनिंग और हिंदी तो सभी करते हैं, मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में जो आपके नंबरों में डिफरेंस क्रिएट करता है। तो आप मैथ की तैयारी अच्छे से करें तो आपका नंबर आने के अच्छे लगभग ज्यादा चांस होते हैं। तो आप मैथ को अच्छे से फोकस करें। मैं ऐसे ये नहीं बोल रहा कि रीजनिंग और हिंदी ना करें, रीजनिंग और हिंदी भी करें, लेकिन मैथ पर ज्यादा फोकस रखें, क्योंकि हिंदी और रीजनिंग आसान होती है, उसे सभी करते हैं, लेकिन मैथ में बच्चे अटकते हैं। तो मैथ के क्वेश्चनों की सीरीज हमारी करते रहे 5 क्वेश्चनों की, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए